नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 8 की हिंदी। क्लास 8 की हिंदी में हम यहाँ पर अपने 2 चैप्टर जो है वसंत पाठ्य पुस्तिका के कंप्लीट कर चुके थे। तीसरा चैप्टर आज हम यहाँ पर शुरुआत करने जा रहे हैं और इससे पहले हमने हिंदी व्याकरण का भी अपना एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। तो आज हम यहाँ पर अपना थर्ड चैप्टर अपनी वसंत पाठ्य पुस्तिका भाग 3 का पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है बस की यात्रा। और ये पाठ लिखा गया है हरिशंकर परसाई जी द्वारा। ये पाठ आप देख सकते हैं, बस की यात्रा। तो एक तरह से हरिशंकर परसाई जी द्वारा जो उनकी एक तरह से यात्रा का अनुभव था। देखिए, इसको यात्रा वृतांत नहीं कह सकते, क्योंकि ये केवल उन्होंने अपना जो बस में बैठकर जो उन्होंने अनुभव किया था, जो उनकी यात्रा का अनुभव था, वो उन्होंने यहाँ पर बताया। तो एक व्यंग रचना ये है। और व्यंग रचना क्यों इसको कहा गया है, क्योंकि आप देखेंगे इस पूरी कहानी में, ये जो पूरी रचना है, इस रचना में आप देखेंगे कि आपको बहुत ज्यादा हंसी आने वाली है, बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। और इसके लिए केवल और केवल आपको अपनी जो कल्पना शक्ति होती है उसको प्रबल रखना होगा। यानी कि आपको इमेजिनेशन करते जाना है। जहां जहां से हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं, जैसे जैसे हम चैप्टर को पढ़ना शुरू करते हैं, तो बिल्कुल अपने आप को कनेक्ट करना है उस पाठ से विद हार्ट, यानी कि दिल से आपने अपने आप को जोड़ना है इस पाठ के साथ। फिर देखिए, आपको ऐसा लगेगा जैसे आप खुद उस बस में यात्रा कर रहे हैं और ये सारे अनुभव आपको खुद से हो रहे हैं। तो ये बहुत मजेदार आपका चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग ये चैप्टर है। और साथ ही ये पाठ हमें लास्ट में एक सबक भी सिखाता है कि किस तरह से जो हमारी सोच होती है, हमारी सोच होती है लोगों के प्रति, हमें लगता है क्योंकि आज के टाइम में दुनिया में हम सुबह से लेकर शाम तक, चाहे न्यूज़पेपर हो, चाहे अपने आसपास हो, चाहे न्यूज चैनल हो, चाहे इधर, हमेशा नकारात्मक जो खबरें होती हैं, नकारात्मक बातें जो होती हैं, जैसे उसने उसे धोखा दे दिया, या उसने उसको पैसों के लिए मार डाला, या उसके घर में चोरी कर दी, या सगे भाई ने ऐसा कर दिया, या रिश्तेदारों ने ऐसा कर दिया। तो आप देखेंगे कि इतने क्लोज रिलेशंस में भी आप देखेंगे बहुत सारी ऐसी खबरें आती हैं। हम सुबह जब न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो एक तरह से दूसरों पर विश्वास करना, दूसरों पर भरोसा करना थोड़ा सा कठिन आज के समय में हो गया है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि मानवता समाप्त हो गई है, इसका अर्थ ये नहीं कि इंसानियत खत्म हो गई है। इंसानियत आज भी शेष है। अगर आप कोशिश करेंगे, शुरुआत अगर आप खुद से करेंगे, आप दूसरों की मदद करेंगे, दूसरों की हेल्प करेंगे, तब जाकर ये विश्वास जो है समाज में बना रहेगा। तो जैसे मैंने आपको बताया, ये हरिशंकर परसाई जी द्वारा लिखी गई एक व्यंग रचना है। बहुत ही मजा इस पाठ को पढ़ने में आने वाला है। तो बिल्कुल अपने एक तरह से अपने आप को बिल्कुल तैयार कर लीजिए पाठ को पढ़ने के लिए। एक सेकंड के लिए भी आपने इधर उधर नहीं देखना है, एक सेकंड के लिए भी आपने अपना ध्यान नहीं भटकाना है, क्योंकि एक एक लाइन जो है आपको बहुत ज्यादा हंसाने और गुदगुदाने वाली है। और एक तरह से बहुत सारी एक तरह से जो यहाँ पर परिवहन विभाग से संबंधित जो उनकी थोड़ा बहुत खामियां हैं, उसको भी दर्शाया है। और किस तरह से उसको एक व्यंग रचना के रूप में हरिशंकर परसाई जी द्वारा यहाँ पर लिखा गया है, उसको हम पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। तो जैसे कि मैंने बताया, अपनी कल्पना शक्ति को प्रबल रखिए और बिल्कुल पाठ के साथ साथ चलिए। ऐसा लगना चाहिए कि ये चीजें आप स्वयं अनुभव कर रहे हैं, और तभी आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। जैसे कि आप देख रहे हैं, पाठ का नाम है बस की यात्रा। तो यहाँ पर जो लेखक है वो अपने काम से, यानी कि चाहे अपने ऑफिस के काम से या अपने घर के काम से गए हुए हैं, कहीं गए हुए हैं। और एक तरह से जब वो वहां से अपने घर के लिए निकलते हैं, तो अपने घर के लिए वो ये सोचकर निकलते हैं कि जो ये रात का टाइम है, यानी कि
जो शाम से लेकर कल सुबह तक का टाइम है, इसमें इतना समय उन्हें मिल जाए कि वो टाइम पे घर भी पहुंच जाए और थोड़ा बहुत रेस्ट भी कर ले और अगले दिन सुबह जो है अपने ऑफिस के लिए भी निकल जाए। तो इस तरह की वो प्लानिंग कर रहे हैं। तो उसके लिए अब क्योंकि दिन भर में उन्होंने अपने ऑफिस का काम जो है वो निपटा लिया है और उसके बाद अब शाम के समय की बात है, तो देखिए क्या होता है। हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चलें। जो 5 मित्र थे उनके, क्योंकि वो अकेले नहीं थे, अपने 5 मित्रों के साथ थे, और वो कहते हैं कि हमने तय किया कि हम 5 बजे वाली जो बस है, 4 बजे वाली शाम की, उस बस से चले। यानी कि अब दिन भर में अपना काम निपटा लिया है, तो शाम की जो 4 बजे वाली बस है उससे अपने घर की तरफ निकलें। पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है, जो जबलपुर की ट्रेन से मिला देती है। सुबह घर पहुंच जाएंगे और हम में से 2 को सुबह काम पर भी हाजिर होना था, इसीलिए यही रास्ता अपनाना जरूरी था। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि उन्होंने दिन भर में अपना काम जो है निपटा लिया था और उसके बाद उनकी एक प्लानिंग थी कि शाम के 4 बजे की जो बस है उस बस से निकला जाए और वो बाद में जबलपुर से ट्रेन से वो मिला देती है और उसके बाद सुबह तक वो अपने घर पहुंच जाएंगे, थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, फ्रेश होंगे, उसके बाद अपने दफ्तर के लिए, अपने ऑफिस के लिए निकल जाएंगी। तो इसी तरह की प्लानिंग थी और इसी तरह के रास्ते को अपनाना भी जरूरी था। यानी कि ये बस पकड़ना अब उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी था। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफर नहीं करते। जो आसपास के लोग थे वहां पर, तो उन्होंने सलाह दी। देखिए, जब हम किसी के घर जाते हैं तो उसको ज्यादा पता होता है उनके एरिया का। वो कहते हैं कि आप 4 बजे जाइए, आपको ये वाली बस मिलेगी, आप 5 बजे जाइए, आपको वो वाली बस मिलेगी, और आप इतने बजे मत जाइए क्योंकि इतने बजे रास्ता सुनसान रहता है। तो इसीलिए इस तरह की जो बातें थी उन्होंने भी सुनी वहां के आसपास के लोगों से कि शाम वाली बस से, जो समझदार आदमी होता है वो शाम वाली बस से सफर नहीं करता। क्या रीजन है, क्या कारण है कि जो समझदार आदमी होता है वो शाम वाली बस से यात्रा नहीं करते? क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? क्या ये रीजन है कि रास्ते में डाकू मिलते हैं और या बस ही खुद डाकिन है? यानी कि क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं रात के समय, या बस ही खुद डाकिन है? अब देखिए, बस ही खुद डाकिन है यानी कि बस ही हमारा सब कुछ लेने के लिए तैयार तो नहीं है। तो देखिए, आप अब कुछ देख सकते हैं यहाँ पर एक चित्र, और इस पाठ को आपकी पाठ्य पुस्तिका से पढ़ने का रीजन भी यही है कि यहाँ पर आपको जो रियल चित्र दिखाए गए हैं तो उनसे भी आपको काफी कुछ यहाँ पर पता चलेगा इस पाठ के विषय में, और ज्यादा इंटरेस्ट आपका बढ़ेगा आपके इस चैप्टर के प्रति। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो बस की कंडीशन है, ये जो बस की कंडीशन है, क्या ये बस यात्रा करने लायक है? आप देख सकते हैं, जिसको लगता है कि ये बस यात्रा करने लायक है तो वो हैंड रेज कर सकता है। इस बस की कंडीशन को देखकर क्या आप लोगों को लगता है कि यात्रा करने लायक है? बिल्कुल नहीं। तो किसी को भी नहीं लगता कि ये यात्रा करने लायक है, क्योंकि ये बस आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से एकदम बिल्कुल खराब नजर आ रही है। और आपने कभी क्या इस तरह की बस में यात्रा की है? किसी ने भी नहीं की होगी, क्योंकि इस बस की कंडीशन आप देख सकते हैं कि लग रहा है थोड़ी दूर जाते ही इसके सारे परखच्चे जो है निकल जाएंगे। तो क्या होता है, लेखक के साथ आगे पढ़ते हैं। तो जैसे ही उन्होंने बस को देखा, अब उन्होंने बस उनके सामने आई, और जैसे ही उन्होंने बस को देखा, अगर आपको इस तरह की बस दिखाई जाए और आपसे कहा जाए कि आपको इसमें यात्रा करनी है, तो क्या होगा? बिल्कुल एक डर मन में बैठ जाएगा। आपको कहा जाए कि इस बस में आपको यात्रा करनी है, तो बिल्कुल लेखक के साथ यही हुआ। बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ आई। वो कहते हैं, बस को देखा
तो श्रद्धा उमड़ आई, यानी कि एक तरह से लगा कि जय हो। ये तो बहुत ही ज्यादा एक तरह से कंडीशन इसकी बड़ी खराब है। खूब वयोवृद्ध थी, वयोवृद्ध। जब भी आप किसी वृद्ध व्यक्ति से मिलते हैं, जब भी आप अपने गांव में, रास्ते में, शहर में, अपने आसपास किसी भी वृद्ध व्यक्ति से मिलते हैं, बुजुर्ग व्यक्ति से मिलते हैं, आपके दादाजी हो सकते हैं, आपके नाना जी हो सकते हैं, आपके दूर के ताऊ जी हो सकते हैं, चाचा जी हो सकते हैं, मामा जी हो सकते हैं, क्या करते हैं आप जब उनसे मिलते हैं? सबसे पहले कोई भी वृद्ध व्यक्ति, कोई भी बुजुर्ग व्यक्ति आपको अगर मिलता है तो सबसे पहले क्या करते हैं आप उनके चरण स्पर्श करते हैं, आप उनको प्रणाम करते हैं, क्योंकि आपके मन में उनके प्रति क्या होती है? श्रद्धा होती है। आपके दादाजी, आपके नाना जी, आपके गांव के बड़े बुजुर्ग, आपके शहर के जो आपके आसपास के जितने भी बड़े हैं, आप उनको क्या करते हैं? मिलते ही प्रणाम करते हैं। तो जैसे ही लेखक ने बस को देखा तो उनके अंदर श्रद्धा उमड़ आई। खूब वयोवृद्ध थी, वयोवृद्ध यानी कि लग रहा था काफी बूढ़ी हो चुकी है, काफी बूढ़ी हो चुकी, यानी कि काफी ज्यादा अनुभव उसको अपने जीवन का है, काफी ज्यादा चल चुकी है, सदियों के अनुभव के निशान लिए हुए थी। तो आप देख सकते हैं कंडीशन बस की साफ लग रहा है कि काफी समय से चल रही है, यानी कि सदियों के अनुभव के निशान। कहीं पर आप देखेंगे कि शीशा टूटा हुआ है, कहीं आप देखेंगे कि दरवाजा टूटा है, कहीं आप देखेंगे कि टायर बिल्कुल पंक्चर हुआ पड़ा है, कहीं आप देखेंगे कि बस का पीछे का जो पार्ट है वो बाहर निकला हुआ है, कहीं आप देखेंगे कि आगे से टूटी फूटी है। तो पूरे जीवन का अनुभव उस बस में दिखाई दे रहा था, लग रहा था कि काफी ज्यादा चली हुई है। तो इसीलिए लोग इससे सफर करना नहीं चाहते थे कि वृद्धावस्था में इसे कष्ट होगा। तो देखिए, मैंने कहा था अपनी कल्पना शक्ति को बिल्कुल खुला रखेंगे और एक एक लाइन को ध्यान से समझेंगे, एक एक लाइन को ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे। अब देखिए, लेखक को बस के लिए जिस तरह से वो कह रहे हैं कि शायद लोग इस बस में इसीलिए सफर नहीं करते होंगे कि इसे वृद्धावस्था में कष्ट होगा, यानी कि अगर हम इसके ऊपर बैठ गए तो इसको क्या होगा? कष्ट होगा। जो बूढ़े व्यक्ति होते हैं, अगर आप उनसे काम करवाओ तो उन्हें तकलीफ होती है, क्योंकि वो पहले से ही वृद्ध हो चुके होते हैं। तो बिल्कुल लेखक कहते हैं कि अगर हम इस पर बैठ गए तो इसको कष्ट होगा, शायद लोग इसीलिए इस पर नहीं बैठते होंगे, क्योंकि यह तो पूजा करने योग्य है, ये बैठने योग्य नहीं, ये तो पूजा करने योग्य है, इसकी तो आरती करनी चाहिए, क्योंकि ये तो आप कंडीशन देख सकते हैं आप उसकी कैसी हो रखी है। तो क्या उसमें कोई यात्रा करना चाहेगा बैठकर? उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है? यानी कि जिसकी पूजा करने लायक जो है, तो उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है? ये सारी चीजें लेखक के मन में आई। बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी बस से जा रहे थे, जो बस कंपनी के हिस्सेदार थे, यानी कि उस कंपनी की जितनी भी बसें थी, उन बसों के जो हिस्सेदार थे, एक तरह से जो एक पूरी कंपनी होती है, तो कंपनी के दूसरे जो हिस्सेदार थे वो भी उसी बस में जा रहे थे। हमने उनसे पूछा, क्या यह बस चलती भी है? वह बोले, चलती क्यों नहीं जी, अभी चलेगी। हमने कहा, वही तो हम भी देखना चाहते हैं। आपने अपने आप चलती है? जी हाँ। और कैसे चलेगी? लेखक कहते हैं, हमने उनसे पूछा कि क्या ये अपने आप चलती है? तो उन्होंने कहा, जी हाँ। और कैसे चलेगी? खुद ही तो चलेगी। आगे से रीडिंग कौन करेगा? यस, तो बच्चा आप यहां से रीडिंग करना स्टार्ट कीजिए। हम आगा पीछा करने लगे। डॉक्टर मित्र ने कहा, यहां से गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। हम आगा पीछा करने लगे। डॉक्टर मित्र ने कहा, डरो मत, चलो, बस अनुभवी है, नए नवेली बसों से ज्यादा विश्वसनीय है, हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी।
हम बैठ बैठ गए। जो छोड़ने आए थे वे इस तरह देख रहे थे जैसे विदा दे रहे हैं। उनकी आंखें अंतिम कह रही विदा दे थी, रहे। अंतिम विदा दे रहे हैं। उनकी आंखें कह रही थी, आना जाना तो लगा ही रहता है, आया है तो सो जाएगा। राजा रंक फकीर, आदमी की कूच आदमी की कूच करने के लिए एक आदमी को नि, आदमी को कूच कूच करने के लिए एक निर्मित निमित्त। निम, निमित्त चाहिए। इंजन समझ से स्टार्ट हो सचमुच गया। स्टार्ट। इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया। ऐसा ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। कांच बहुत कम बचे थे, जो बचे थे उसे हमें बचना था। हम फौरन खिड़की से दूर सर गए। इंजन चल रहा था। हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे इंजन है। वेरी गुड। तो चैप्टर समझ आ रहा है आप सभी को? हैंड रेज करेंगे। चैप्टर समझ आ रहा है सभी को? अगर चैप्टर समझ आ रहा हो तो हैंड रेज करेंगे। यस, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है और बहुत अच्छा पढ़ा बच्चा आपने। बैठ जाइए, वेरी गुड, बैठ जाइए। इसको एक्सप्लेन करती हूँ, उसके बाद आगे पढ़ेंगे। गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप भी चलती है। यानी कि जब उन्होंने बस के हिस्सेदार से पूछा तो उन्होंने कहा कि गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप भी चलती है क्या? हम आगा पीछा करने लगे। आगा पीछा यानी कि जब आपको डर लगता है ना तो आप क्या कहते हैं? पहले तू जा। नहीं नहीं, पहले तू जा। अरे नहीं, आगे से तू चल, मैं आता हूं। पहले तू चल, पहले तू चल। तो सेम यही वो सारे करने लगे आपस में, यानी कि आगा पीछा करने लगे, सोचने लगे कि पहले कौन बैठे। तो जो उनके डॉक्टर मित्र थे उन्होंने कहा कि बस अनुभवी है, डरो मत, ये नई नवेली बसों से ज्यादा विश्वसनीय है। तो उन्होंने उनके जो डॉक्टर मित्र थे उन्होंने कहा कि भाई डरो मत, ये तो जीवन का अनुभव लिए है, ये नई नवेली बसों से ज्यादा एक्सपीरियंस है, इसको ज्यादा अच्छा अनुभव है जीवन का, यह हमें बेटों की तरह लेकर जाएगी, यानी कि यह हमें प्यार से लेकर जाएगी। हम बैठ गए। जो छोड़ने आए थे वे इस तरह से देख रहे थे। आप देखिए लेखक कितना व्यंग यहाँ पर कस रहे हैं। कहते हैं कि जो उन्हें छोड़ने आए थे, जो उन पांचों मित्रों को छोड़ने आए थे, वो इस तरह से टाटा कर रहे थे, इस तरह से बाय कर रहे थे, इस तरह से विदाई दे रहे थे जैसे अंतिम विदाई दे रहे हो। यानी कि उनकी आंखों में एक डर था, एक तरह से इस तरह की बात यहाँ पर लेखक ने लिखी है कि जैसे उनकी आंखें कह रही हो कि आना जाना तो लगा रहता है, संसार में आना जाना तो लगा रहता है, जो आया है वो जाएगा भी, चाहे राजा हो, चाहे रंक हो, चाहे फकीर हो। आदमी को कूच करने के लिए, यानी कि आगे बढ़ने के लिए कुछ तो निमित्त चाहिए, यानी कि अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए, या एक तरह से मृत्यु जब इंसान को आती है तो कुछ ना कुछ निमित्त, यानी कि कुछ ना कुछ बहाना जरूर रह जाता है। कभी कभी कोई हार्ट अटैक से किसी की डेथ हो जाती है, कभी कोई गिर जाता है, कभी कोई बीमार हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ, यानी कि एक ना एक निमित्त, एक ना एक बहाना सबका रहता है कि अरे यार वो तो इस कारण से मर गया, अरे यार इस कारण से उनकी डेथ हो गई। तो इस तरह से उन्होंने कहा कि आदमी को कूच करने के लिए कुछ तो निमित्त चाहिए। अब लेखक कहते हैं कि बस सचमुच स्टार्ट हो गई। अब बस जो है सचमुच स्टार्ट हो चुकी थी और ऐसा लग रहा था जैसे सारी ही बस इंजन है, यानी कि बिल्कुल जब इंजन स्टार्ट हुआ बस का, पूरी बस ही वाइब्रेट करने लगी, पूरी बस हिलने लगी। ऐसा लग रहा था बस नहीं, इंजन पर बैठे हैं। पूरी बस वाइब्रेट हो रही थी, पूरी बस हिल रही थी। और कांच, जो बस के शीशे थे उन पर कांच बहुत कम बचे हुए थे, सब टूट चुके थे। जो बचे थे लेखक कहते हैं कि वो इतने ज्यादा
नुकीले थे कि हमें उनसे बचना था, क्योंकि बस में अगर झटके लगेंगे तो कोई भी कांच टूट सकता है, कोई भी कांच चुभ सकता है। और वो कहते हैं हम खिड़की से दूर सरक गए, अब ये इंजन चलने लगा, यानी कि बस जो है स्टार्ट हो गई, बस चलने लगी। और लेखक कहते हैं ऐसा फील हो रहा था उस बस पर बैठकर, क्योंकि बस बहुत ज्यादा वाइब्रेट कर रही थी, बहुत जोर की आवाज कर रही थी, ऐसा लग रहा था हम बस की सीट पर नहीं बल्कि इंजन के ऊपर बैठे हैं और हमारी सीट के नीचे ही इंजन है। तो बस की कंडीशन मैंने आप लोगों को दिखाई, तो उससे आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि किस तरह की यात्रा का अनुभव इस बस में लेखक को रहा होगा। तो देख सकते हैं अब आप, लेखक ने अपनी यात्रा स्टार्ट कर दी है। जीआईसी थानो, यस बच्चा माइक ऑन करेंगे। बस बस सचमुच चल पड़ी और हमें लगा कि माइक यह को मुंह के पास गांधी जी रखिए के थोड़ा सा, और थोड़ा सा लाउड बोलिए बच्चा, थोड़ा तेज बोलिए। बस सचमुच चल पड़ी और हमें लगा कि यह गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन के वक्त अवश्य जवान रही होगी। उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी। हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। सीट का बाड़ी से असहयोग चल रहा था। कभी लगता सीट बाड़ी को छोड़कर आगे निकल गई है, कभी लगता कि सीट को छोड़कर बाड़ी आगे भागी जा रही है। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गया। यह समझ में नहीं आता था कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। एकाएक बस रुक गई। मालूम होता कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकाल कर उसे बगल में रखा और मुंह के पास रखिए नली माइक। डालकर इंजन में भेजने लगा। अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी है हिस्सेदार इंजन को निकाल कर गोद में रख लगे और उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे, जैसे मैं माँ बच्चे के मुंह में दूध की शीशी लगाती है। बस की गुड रफ्तार। गुड, बैठ जाइए बच्चा, वेरी गुड। सभी को चैप्टर समझ आ रहा है? तो देखिए बस सचमुच चल पड़ी। अब देखिए लेखक ने जब उसमें बैठे तो बस सचमुच चल पड़ी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय ये बस अवश्य जवान रही होगी। कब था गांधी जी का असहयोग आंदोलन और कब था गांधी जी का सविनय अवज्ञा आंदोलन? देखिए जब हमारा देश ब्रिटिश शासन के अधीन था, अंग्रेजों के अधीन था, तो उस समय पर गांधी जी ने हमारे देश को अंग्रेजों से आजाद कराने के लिए बहुत सारे आंदोलन चलाए, जिसमें उन्होंने एक असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भी बहुत सारे अंग्रेजों, भारत छोड़ो, बहुत सारे अलग अलग जो लोग थे उन्होंने अलग अलग तरह के आंदोलन चलाए, अलग अलग आंदोलनों में हिस्सा भी लिया। तो इस तरह से यहाँ पर लेखक कहते हैं कि शायद ये बस उस समय जवान रही होगी, यानी कि उस समय इस बस को एक तरह से नया नया ये सीख रही होगी चलना। तो उस टाइम पे देखिए जो बच्चे, जिस टाइम पे बच्चे छोटे होते हैं, एक तरह से आप लोगों की जो एज है, इस टाइम पे जो आप अच्छी आदतें अपने जीवन में सीखेंगे, जो आप अच्छी बातें अपने जीवन में सीखेंगे, वो आपके लाइफ टाइम का अनुभव रहेगा। वो हमेशा जैसी आदतें आप अभी लगाएंगे अपने जीवन में, चाहे वो सुबह जल्दी उठना हो, अपनी पढ़ाई पर खुद से
खुद से ध्यान देना हो, यानी कि सेल्फ स्टडी करना हो, या फिर घर में लोगों की मदद करना हो, हेल्प करना हो, झूठ ना बोलना, हमेशा सच बोलना, और थोड़ा बहुत मनी सेविंग, तो जो भी चीजें आप अभी सीखते हैं वही आप हमेशा आगे जाकर अपने जीवन में करते हैं। तो ये यहाँ पर लेखक बता रहे हैं कि ये बस जरूर जो असहयोग आंदोलन है और सविनय अवज्ञा आंदोलन है, उस टाइम पे ये जरूर जवान रही होगी, क्योंकि इसने उसी समय के जो अनुभव है वो ले रखे हैं, क्योंकि यहाँ पर इसको पूरी तरह से ट्रेनिंग मिल चुकी है असहयोग करने की, यानी कि एक दूसरे के साथ सहयोग ना बिठाने की। तो यहाँ पर अब देखिए, हर हिस्सा एक दूसरे से असहयोग कर रहा है। असहयोग, सहयोग का क्या मतलब होता है कि साथ में मिलकर काम करना, सहयोग करना। कहते हैं ना, हमने भी उसके काम में अपना सहयोग दिया, हिस्सेदारी दी, अपनी भी तरफ से उसके काम में उसकी हेल्प की, मदद की, उसके काम में सहयोग दिया। लेकिन यहाँ पर बस का हर एक हिस्सा एक दूसरे से असहयोग कर रहा था, यानी कि जो सीट होती है बस की, उस पर लगा हुआ जो कपड़ा था वो अलग दिशा में जा रहा था, सीट अलग दिशा में जा रही थी। जिस तरह से बस हिल रही थी, तो जो आपस में चेयर थी, उसका गद्दी थी, या सीट की जो बॉडी थी, वो सब आपस में असहयोग कर रहे थे। कोई इधर जा रहा था, अंदर का इधर जा रहा था, नीचे की सीट हिलकर इधर खिसक रही थी। तो पूरी तरह से मतलब वहां पर बहुत ज्यादा असहयोग चल रहा था, और सीट कभी लगता है कि बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई है, यानी कि बॉडी पीछे रह गई, सीट आगे खिसक गई। कभी लगता है कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे भागे जा रही है, यानी कि सीट बस की वहीं पर अटकी हुई है और ऊपर का हिस्सा खिसक कर आगे निकल गया ब्रेक लगते ही। तो लेखक को यहाँ पर लगा कि यह समझ में नहीं आता कि सीट पर हम बैठे हैं कि हम पर सीट बैठी है, यानी कि एक टाइम आते आते ये सारा असहयोग खत्म हो गया और लग रहा था कि अब सब कुछ बराबर हो चुका है, यानी कि सारे जो पार्ट्स थे वो हिल डुल कर बिल्कुल उबड़ खाबड़ होकर, कोई सर के ऊपर, कोई गोद के ऊपर, कोई पैरों के ऊपर आकर गिर गए थे। तो लेखक कहते हैं ऐसा लग रहा था कि बस पर हम बैठे हैं या सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। एकाएक बस रुक गई, एकाएक यानी कि अचानक से ये सब चीजें चल रही थी और अचानक से बस रुक गई। मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है, और पता करने पर पता चला कि पेट्रोल की टंकी में तो छेद हो गया है। अब ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकाला और उसे बगल में रख दिया। अब देखिए ड्राइवर का जुगाड़, उसने क्या किया, पूरी टंकी खाली करी और टंकी का पेट्रोल जो था वो एक बाल्टी में भर लिया, और उससे नली, उस बाल्टी में एक नली डालकर उस नली से पेट्रोल को सोख करके उसको पेट्रोल की टंकी में, इंजन में डालता रहा। तो देखिए क्या कंडीशन थी उस बस की, और ये ऐसा लग रहा था, लेखक कहते हैं कि मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर में जो हिस्सेदार बैठे हुए थे बस के, अब वो थोड़ी देर में इंजन को गोद में ले लेंगे और फिर उसको उस नली से, क्योंकि अब मुझे लगता है थोड़ी देर बाद इंजन भी गिरने वाला है, इस तरह की कंडीशन है, तो ऐसा लगता है कि जो बस के हिस्सेदार हैं वो इंजन को गोद में ले लेंगे और उस नली से उसमें पेट्रोल डालेंगे, जैसे माँ बच्चे को अपने गोद में लेकर दूध की बोतल उसके मुंह में डालकर दूध उसको पिलाती है। बस की रफ्तार अब 15-20 मील हो गई थी। बस की रफ्तार जो है अब 15-20 मील हो गई थी, और मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था, यानी कि स्पीड थोड़ा सा बढ़ गई थी, यानी कि घंटे में 15-20 मील आगे एक तरह से बस आ गई थी। तो लेखक कहते हैं अब मुझे उसके किसी भी हिस्से पर भरोसा नहीं था। जिस हिसाब से वो चल रही थी, ऐसा लगता है कि कभी भी ब्रेक फेल हो जाएगा, कभी भी बस अनायास ही चलने लगेगी, और कभी भी स्टीयरिंग टूट सकता है। जो स्टीयरिंग है उसकी कंडीशन ऐसी थी कि वो कभी भी टूट सकता है। और प्रकृति के दृश्य बड़े लुभावने थे, प्रकृति के दृश्य बड़े ही लुभावने थे। आपने देखा होगा खास तौर पर
जब हम पहाड़ों में बस से यात्रा करते हैं, हमारे जो पहाड़ है उत्तराखंड के, गढ़वाल के, कुमाऊं के, आपने देखा होगा जब हम पहाड़ों पर बस से यात्रा करते हैं तो एक अलग ही आनंद होता है। बस की यात्रा का बहुत ही मजा आता है। जब हम खिड़की से बाहर देखते हैं, हमें हरे भरे घने वृक्ष, घने वन दिखाई देते हैं, नीचे हमें नदी दिखाई देती है, सामने हरा भरा पहाड़ दिखाई देता है, बहुत ही सुंदर दृश्य होता है। तो बिल्कुल सेम चीजें, दृश्य बहुत ही सुंदर थे, दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे हुए थे। लेकिन लेखक कहते हैं, मैं हर एक पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि कब जाकर ये बस उस पेड़ से टकरा जाएगी और बस सब कुछ खत्म। तो लेखक कहते हैं कि हमें ऐसा लग रहा था कि हर एक पेड़ हमारा दुश्मन है। जो भी पेड़ आता था डर लगता था कि अब बस इससे टकरा जाएगी। वह निकल जाता तो मैं दूसरे पेड़ का इंतजार करता, झील दिखती तो बस, अगर झील दिख जाती तो ऐसा लगता कि बस इसी में गोता खाएगी, लगता कि अब बस सीधे इसी में गिर जाएगी, क्योंकि कंडीशन इतनी ज्यादा खराब थी। एकाएक बस फिर रुकी, अचानक से बस फिर रुक गई। अब इस बार क्या हुआ, बस क्यों रुकी, तो ये सब हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। आपने देखा होगा कि आज हमने जितनी भी चीजें पढ़ी यहाँ पर बस के बारे में, काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, काफी ज्यादा रोचक है, और भी बहुत सारी बातें इस पाठ में आने वाली है। जैसे कि मैंने आपको बताई है कि जो कुछ चीजें हमारे समाज से जुड़ी हुई है, लोगों, मानवता से जुड़ी हुई है, वो सीख भी हमें यहाँ पर मिलने वाली है। तो ये सारी चीजें हम कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। पाठ को घर पर एक बार जरूर पढ़ ले, एक बार रिवाइज कर ले। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।